Hello student, welcome back to my channel Neha Commerce Zone. Today we are going to start another chapter, that is issue of debenture in company's account, right? So for class 12th, this video is for class 12th, issue of debenture. issue of debenture. हमने जो अपना पुराना चैप्टर किया था वो था इशू ऑफ शेयर, जहाँ पर मैंने आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट जितने भी थे वो मैंने आपको वहाँ पर बताए थे. डिबेंचर्स भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, उसकी एंट्रीज भी ऑलमोस्ट, बट डिबेंचर क्या होता है, उसमें क्या वेरिएशंस हैं प्रीवियस चैप्टर से और इस चैप्टर में, वो हम करने वाले हैं, राइट. इस चैप्टर को करने के बाद हमें पता लग जाएगा, स्टूडेंट्स कैन ईजिली गेट टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ डिबेंचर, कि डिबेंचर का मीनिंग क्या है. यू हैव टू नो मीनिंग ऑफ डिबेंचर. एक मीनिंग ऑफ डिबेंचर आपको पता लगेगा, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता लगेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगेंगे, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स पता लगेंगे कि टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर. एंड आप जब जब आप डिबेंचर्स को इशू करते हो, इशू ऑफ डिबेंचर जब आप करते हो, तो इशू ऑफ डिबेंचर में आप फॉर कैश कर रहे हैं अगर, तो कैश में पार प्रीमियम डिस्काउंट, एट पार प्रीमियम डिस्काउंट, ये आप करने वाले हैं इस चैप्टर में. उसके अलावा इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, ये चैप्टर आप करने वाले हैं. और उसके अलावा इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी. ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है केसेस, कि डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं और रिडीम हो रहे हैं तो उसमें क्या एंट्रीज़ होंगी. वो एंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, राइट. तो वो भी आपको करने हैं. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको केसेस बता रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अदर देन कैश तो करना ही है, अदर देन कैश के अलावा आपको कुछ केसेस भी करने होंगे, राइट. उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का जो आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का जो आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वो भी आपको बताऊंगी मैं, राइट. तो ये तो आपने करना ही करना है, ये कॉन्सेप्ट इतने तो आपने इस चैप्टर में पढ़ने ही हैं. और इसके अलावा जो सब, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसके अलावा जो है, जो आपको पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में जनरली आता है, वो है हमारा वेरियस केसेस ऑफ issue of debentures from the point of view of redemption, right. point of view of redemption, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केसेस हैं और ये सीबीएसई के एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, राइट. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, जिसके लिए मैं स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको पता रहे, राइट. तो लेट्स स्टार्टेड द चैप्टर. फर्स्टली वी शुड हैव टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ डिबेंचर. व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर? सो मीनिंग ऑफ डिबेंचर का क्या मतलब होता है? Actually, it is an acknowledgement of debt, right? It is an acknowledgement of debt. ये एक डेट का एक्नॉलेजमेंट होता है. ये एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है, जो कि आपके बोरोइंग्स को एक्नॉलेज करता है, बताता है
और जो रिपेमेंट होता है आपके प्रिंसिपल अमाउंट के, उसके टर्म्स को और इंटरेस्ट पर जो पेमेंट है स्पेसिफाइड रेट पर, वो भी उस डॉक्यूमेंट में वो स्टेटेड करता है, राइट। तो हम लिखेंगे डिबेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, डिबेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है विच इज़ इश्यूड बाय द कंपनी। कौन इश्यू करता है? कंपनी। इश्यूड बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा इश्यू किया जाता है। एक्नॉलेजिंग दी बोरोइंग्स, जितनी भी बोरोइंग्स हैं उनको वो एक्नॉलेज करता है। एंड जो टर्म्स ऑफ रिपेमेंट है इसका, द टर्म्स ऑफ repayment of principal and payment of interest at a specified rate are also stated in this document, are stated in document, right, in document। तो ये है हमारा, दिस इज़ इन। तो ये होता है हमारा डिबेंचर। डिबेंचर के अंदर आपके डिबेंचर स्टॉक्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं कंपनी के, जो एविडेंस की तरह प्रूव करते हैं डेट को, ठीक है। तो ओवरऑल ये इसका मीनिंग है। और जो पर्सन, जो कि द पर्सन्स टू होम डिबेंचर्स आर इशूड, वो व्यक्ति जिनको डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं वो डिबेंचर होल्डर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ अ डिबेंचर वी शुड नो। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, then moving to the next, that is feature or characteristics of a debenture, right। तो now we are discussing the characteristics of debenture। characteristics of debentures क्या होते हैं? characteristics of debenture, सबसे पहले तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, सर्टिफिकेट एक्नॉलेज करता है कंपनी के बोरोइंग को, जो कंपनी के द्वारा बोरोइंग होती है। तो आप लिख सकते हैं कि डिबेंचर इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट, डिबेंचर इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट एक्नॉलेजिंग बोरोइंग बाय द कंपनी, राइट, बोरोइंग बाय द कंपनी। सेकेंड फीचर हो सकता है कि जो मोड और पीरियड होता है रिपेमेंट का, प्रिंसिपल का, इंटरेस्ट का, वो भी फिक्स होता है, राइट। सो मोड प्लस पीरियड ऑफ repayment of principal and interest, of repayment of principal and interest is fixed। यानी कि किस मोड में आप रिपेमेंट कर रहे हो या किस टाइम पीरियड में आप कर रहे हो, वो टाइम पीरियड और मोड, इंटरेस्ट का भी प्रिंसिपल अमाउंट का भी फिक्स होता है जब आप इसकी रिपेमेंट करते हो, राइट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है डिबेंचर पर, वो भी स्पेसिफाइड होता है। तो ये भी एक इसका फीचर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज़ ऑल्सो फिक्स्ड, राइट। तो फिक्स लाइक कि स्पेसिफाइड होता है, आपको बताया गया होता है कि ये स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो चार्ज किया जाएगा इस पर।
it is a practice to practice prefix debenture with the rate of interest. Always remember कि whenever you are going to write debenture, so प्रायर प्रिफिक्स डिबेंचर से पहले जो है कुछ ना कुछ परसेंट लिखा होता है, लाइक फॉर एग्जांपल 7%, 10%, 12%, तो वो प्रिफिक्स होता है. जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, अगर 10% का डिबेंचर है तो पहले आप 10% लिखोगे, देन उसके बाद आप डिबेंचर लिखोगे. तो डिबेंचर से पहले आपने रेट लगा दिया, जिसे हम प्रिफिक्स बोल रहे हैं. ठीक है. इट इज़ जस्ट अ बोरोइंग ऑफ अ कंपनी, राइट. तो वी कैन राइट हेयर इट इज़ दी it is borrowing of the company. This is B. It is borrowing of the company. ये कंपनी की borrowing होती है. And it is normally secured by way of charge on the asset of the company. Always remember. और जो interest on debenture होता है वो charge किया जाता है against the profit, right? तो you can write here also interest on debenture. Interest on debenture is a charge. Interest on debenture is a charge against profit. प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है, राइट, अगेंस्ट प्रॉफिट. सो दीज आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिबेंचर. ओके. अभी बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स के बारे में भी आपको बता देती हूँ. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड्स. बॉन्ड्स भी डिबेंचर की तरह होते हैं. अगर मैं बॉन्ड्स के बारे में बात करूँ कि व्हाट आर द बॉन्ड्स, बॉन्ड्स आर जस्ट लाइक अ डिबेंचर. लाइक डिबेंचर, जैसे डिबेंचर होता है ना, तो लाइक डिबेंचर, क्योंकि ये भी एक एक्नॉलेजमेंट होता है, ये भी एक्नॉलेज करता है. दिस इज़ एक्नॉलेजिंग. ये भी एक्नॉलेजिंग करता है किसको, बोरोइंग को. ठीक है. किसकी बोरोइंग, कंपनी की बोरोइंग. तो बोरोइंग कौन इशू करता है, इशूड बाय द कंपनी, राइट, इशूड बाय कंपनी एंड साइंड बाय द प्रॉपर ऑथराइज सिग्नेटरी. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो प्री डिटरमाइंड नहीं होता. बॉन्ड्स में डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी होते हैं, ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी होते हैं. ठीक है. अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो आगे है, वो डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर, कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डिबेंचर एंड शेयर, यू शुड नो. तो मैं यहाँ पे रफली आपको बता देती हूँ कि डिबेंचर और शेयर्स का क्या डिफरेंस होता है, राइट. तो इस तरीके से दिस इज़ आवर डिबेंचर एंड this side is share, right. तो what is the basic difference between the share and debenture. अगर मैं डिबेंचर की बात करूं तो ये क्या है, ये बोरोइंग है कंपनी की, तो इट इज़ द बोरोइंग ऑफ द कंपनी, राइट. तो हम क्या लिखेंगे कि ये कंपनी की क्या है, बोरोइंग है, क्योंकि इसीलिए डिबेंचर होल्डर एक लेंडर कहलाया जाता है. अगर मैं शेयर के बारे में बात करूं तो शेयर क्या है, शेयर इज़ द कैपिटल ऑफ द कंपनी, राइट. शेयर क्या है, शेयर जो है वो कैपिटल है किसकी, कंपनी की, राइट. क्यों, इसीलिए जो शेयर होल्डर होते हैं उन्हें मालिक कहा जाता है, उन्हें ओनर कहा जाता है. तो डिबेंचर्स में जो डिबेंचर्स होती हैं वो कंपनी की बोरोइंग होती हैं, क्योंकि जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो लेंडर होते हैं. ऑन द अदर हैंड, इफ़ आई एम आस्किंग or talking about the share is the capital of the company, because the shareholder is known as the owner, real owner of the company. Okay. अच्छा, अगर मैं दूसरा आपके डिबेंचर में कहूँ तो डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है, जो भी रेट स्टेटेड होता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट अर्न हो या कंपनी को प्रॉफिट अर्न ना हो, तो रिटर्न में डिबेंचर को क्या मिलता है, रिटर्न में डिबेंचर को मिलता है इंटरेस्ट. चाहे कंपनी को प्रॉफिट रिसीव हो या प्रॉफिट रिसीव ना हो, अर्न हो ना हो, बट स्टिल डिबेंचर होल्डर गेट इंटरेस्ट एट द स्टेटेड रेट. ओके. बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द शेयर, इन दैट केस यहाँ पर जो रिटर्न में मिलता है डिविडेंड. जो भी शेयर होल्डर ने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, उस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो उनको मिलता है वो मिलता है डिविडेंड. ठीक है. अगर मैं अब फर्दर डिफ्रेंशिएट करूं तो रिपेमेंट के केस में डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए, राइट. इसीलिए जो अमाउंट का डिबेंचर होता है वो रिपे किया जाता है ड्यू डेट पर. तो जो रिपेमेंट होती है इसकी, डिबेंचर्स की जो रिपेमेंट होती है, वो रिपेमेंट कब होती है, रिपेमेंट होती है ऑन द ड्यू डेट. जो भी उसकी ड्यू डेट है
उस ड्यू डेट पर उसको रिपे किया जाता है। क्यों? क्योंकि डिबेंचर स्पेसिफिक पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं, इसीलिए जो डिबेंचर्स का अमाउंट रिपे होता है वो ड्यू डेट पर होता है। लेकिन नॉर्मली अगर मैं शेयर की बात करूं तो जो अमाउंट ऑफ शेयर होता है वो रीपे नहीं किया जाता, ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। बट हाउएवर जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनकी अपनी स्पेसिफाइड लाइफ होती है एंड उनको ड्यू डेट पर रिडीम्ड किया जाता है। तो शेयर्स में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा नॉर्मली जो शेयर का अमाउंट होता है नॉट रीपे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, नॉट रीपे, ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। बट अगर मैं यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूँ, अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स की बात करती हूँ तो प्रेफरेंस शेयर्स में स्पेसिफाइड लाइफ होता है, इसीलिए उसको तो रिडीम किया जाएगा ड्यू डेट पर, रिडीम्ड ऑन ड्यू डेट, ठीक है, रिडीम्ड ऑन ड्यू डेट। तो इस तरीके से इसको जो है वो रिडीम किया जाता है। अगर मैं डिबेंचर में बात करूं कि डिबेंचर को क्या डिस्काउंट पर इशू किया जाता है, हाँ जी, तो डिबेंचर कैन बी इश्यूड एट डिस्काउंट, डिबेंचर कैन बी इश्यूड एट डिस्काउंट, डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू किया जाता है, जबकि शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जाता। कब किया जाएगा? जब वो स्वेट इक्विटी शेयर्स होंगे तो। शेयर्स कांट बी इशूड एट डिस्काउंट, वो डिस्काउंट पर इशू नहीं होता। लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन किसके शेयर्स के लिए है? जो एक्सेप्शन है वो है स्वेट इक्विटी शेयर्स। जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं वो डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं, राइट। ये मैंने शेयर वाले चैप्टर पर भी आपको पहले बताया हुआ था। जो मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं जिन्होंने, प्रीवियस चैप्टर में, वो समझ पाएंगे कि हम क्यों करते हैं उसको, ठीक है। अगर कन्वर्टेबिलिटी के बारे में बात करूं तो येस, डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, यानी कि डिबेंचर्स को शेयर्स पर कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं शेयर्स की, तो जो शेयर्स कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको छोड़ के शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर सिक्योरिटी, राइट। तो मैं जनरली क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी शेयर्स कांट बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर सिक्योरिटी, राइट, कन्वर्टेड इनटू एनी अदर सिक्योरिटी, किसी और सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट नहीं होते। लेकिन एक्सेप्शन है, जैसा कि ऊपर था स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए, यहाँ पे एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन में क्या है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो जाते हैं वो हो सकते हैं, उसके अलावा और कोई भी नहीं हो सकता। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपने, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ और पॉइंट्स भी हैं, वो भी मैं आगे आपको कंटिन्यू बता देती हूँ इन डिफरेंस के बाद। फर्दर टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। फर्दर कुछ डिफरेंसेस और रह गए हैं, वो हम दोबारा से देख लेते हैं। दोबारा से आई मीन नया, डिबेंचर एंड शेयर्स, राइट। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो डिबेंचर सिक्योर्ड हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते कंपनी के एसेट्स पर। तो वी कैन राइट हेयर डिबेंचर मे और मे नॉट बी, डिबेंचर मे और मे नॉट बी, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्या नहीं हो सकते? मे बी और मे नॉट बी सिक्योर्ड, राइट, मे बी और मे नॉट बी सिक्योर्ड बाय चार्ज on the assets of the company, right.
और शेयर्स के केस में शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड, ऑलवेज रिमेंबर दैट शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड. These are the basic important difference between the debentures and shares जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, इसलिए इसको आपने बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है. अगर मैं वोटिंग राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस करूँ डिबेंचर्स और शेयर्स में, तो यहाँ पर जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स, राइट, डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट. ऑलवेज रिमेंबर, डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, यानी कि जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते मैनेजमेंट में. लेकिन जो शेयर होल्डर्स होते हैं, स्पेसिफिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स, दे हैव द राइट टू अटेंड दी दे हैव अ राइट टू अटेंड राइट एंड वोट इन द जनरल मीटिंग. तो यहाँ पर जो है वो क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे शेयर होल्डर्स और स्पेसिफिकली आई एम राइटिंग हेयर इक्विटी, राइट. तो जो ये शेयर होल्डर्स होते हैं, दे हैव राइट टू अटेंड एंड वोट इन द जनरल मीटिंग राइट, इन द जनरल मीटिंग. ओके. उसके अलावा अगर मैं रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो अनदर डिफरेंस आता है वो ये कि जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ डिबेंचर होल्डर्स, जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो रिलेटिवली सेफ होते हैं, राइट. डिबेंचर होल्डर्स आर रिलेटिवली सेफ. ये रिलेटिवली कैसे होते हैं, ये रिलेटिवली सेफ होते हैं क्योंकि जो सिक्योर डिबेंचर्स होते हैं ऑलमोस्ट वो रिस्क फ्री होते हैं, ठीक है. लेकिन जो शेयर होल्डर होते हैं, मैं इनको इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ शेयर होल्डर्स को, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर एट अ ग्रेटर रिस्क, राइट. क्या होता है, ग्रेटर रिस्क होता है. शेयर होल्डर्स आर एट अ ग्रेटर रिस्क क्योंकि दे कैन इवन लूज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर्स. ऑलवेज रिमेंबर. अब यहाँ स्पेस नहीं बचा, मैं आपको एक डिफरेंस और बताना चाहती हूँ कि जब कंपनी वाइंड अप होती है उस केस में जो डिबेंचर्स की पेमेंट होती है वो शेयर होल्डर से पहले डिबेंचर होल्डर को की जाती है, ठीक है. यानी कि प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट जो होती है, प्रायोरिटी एज टू रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल. तो पहले पेमेंट किसको की जाती है, अगर मैं पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ्रेंशिएट करूँ तो पहले पेमेंट की जाती है, अर्लियर पेमेंट किसको की जाती है, अर्लियर रिपेमेंट की जाती है डिबेंचर्स को. और जब कंपनी वाइंड अप होती है, शेयर्स की पेमेंट कब होती है, शेयर्स की भी होती है लेकिन आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ डिबेंचर, यानी डिबेंचर्स की पेमेंट करने के बाद, उसको रीपे करने के बाद शेयर्स की पेमेंट होती है. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिबेंचर एंड शेयर्स. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द शेयर एंड डिबेंचर, राइट. बाकी अगर मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो जैसे शेयर्स को हम शेयर्स इशू करते हैं कैश में अदर देन कैश में, और डिबेंचर हम इशू करते हैं कैश में अदर देन कैश में. ऑलमोस्ट एंट्रीज ऑलमोस्ट सेम है, बस शेयर की जगह पे हम डिबेंचर वर्ड का यूज़ करेंगे, डिबेंचर की जगह पे शेयर का वर्ड यूज़ करेंगे. लेकिन डिबेंचर में जैसा कि मैंने आपको बताया अभी प्रीवियस स्लाइड में कि डिबेंचर के सामने हम प्रीफिक्स लिखते हैं, मतलब जो स्पेसिफाइड रेट होता है वो डिबेंचर के आगे आता है. शेयर्स में ऐसा नहीं होता कि किसी तरह का कुछ फिक्स्ड होता है, डिविडेंड होता है जो मिलता है, राइट. टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के बारे में अब हम फर्दर आगे बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय टाइप्स ऑफ डिबेंचर. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड देन मूविंग टू द नेक्स्ट. नाउ we are doing types of debentures. Types of debentures. Types of debentures. अगर मैं टाइप ऑफ डिबेंचर्स की बात करूं तो हम इसको 4 तरीके से डिवाइड करेंगे, राइट. 1 2 3 एंड 4. फर्स्ट तो हमारा होगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से. सेकंड हमारा होगा रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम टाइप बताएंगे. थर्ड हमारा होगा रजिस्ट्रेशन
तो रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड फोर्थ है आपका कन्वर्टेबिलिटी, तो मैं इधर लिख देती हूँ इस तरीके से, कन्वर्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कन्वर्टेबिलिटी, राइट। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के बारे में हम बात करते हैं। सिक्योरिटी में हमारे पास दो आते हैं, एक आता है सिक्योर्ड डिबेंचर, एक आता है सिक्योर्ड डिबेंचर, और एक आता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। एक आता है सिक्योर्ड डिबेंचर और एक आता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर, राइट। अगर मैं रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दो आते हैं, एक आता है हमारा रिडीमेबल, एक आता है हमारा रिडीमेबल डिबेंचर, राइट, और दूसरा हमारा आता है इरिडीमेबल, इरिडीमेबल, इरिडीमेबल डिबेंचर, राइट। तो रिडीमेबल डिबेंचर, इरिडीमेबल डिबेंचर। अगर रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमारे दो आते हैं, एक आता है हमारा रजिस्टर्ड डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर, और दूसरा आता है हमारा बियरर डिबेंचर, राइट, बियरर डिबेंचर। स्पेस कम है तो आप थोड़ा सा इस तरीके से समझ लेंगे। और कन्वर्टेबिलिटी में भी मैं बात करूं तो दो होते हैं हमारे कन्वर्टेबिलिटी में, एक होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर, और दूसरा हमारा आता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, राइट, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, इस तरीके से। अब मैं इसको आपको इसी फ्लो चार्ट के थ्रू, जो ट्री चार्ट मैंने आपको बताया, फ्लो चार्ट नहीं ट्री चार्ट के थ्रू मैं इसको आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या क्या होता है। अगर मैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, राइट, अगर मैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो सिक्योर डिबेंचर्स क्या होते हैं। सिक्योर डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो कि दे आर सिक्योर्ड बाय ईदर फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी, ठीक है। कंपनी की असेट्स पर सिक्योर्ड होते हैं ये, और जो चार्ज होता है असेट्स पर कंपनी को वो रजिस्टर्ड करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में। अनसिक्योर्ड जो अनसिक्योर्ड होते हैं, जिनमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कंपनी की कोई असेट्स जो होती है वो सिक्योर्ड नहीं होती, तो वो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स के अंदर आते हैं। अगर मैं रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उसमें दो आते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं दैट आर रीपेबल बाय द कंपनी ऑन मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी पर कंपनी उसको रीपे करती है, दैट इज एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि जो भी आपका स्पेसिफाइड पीरियड है उसके एंड में उसको रीपे किया जाता है। और इरिडीमेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स दैट आर नॉट रीपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी की जो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम है उसमें उसको रीपे नहीं किया जाता, राइट, एंड हैंस आर रीपेड ओनली व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप। जब कंपनी वाउंड अप होती है तब उसको सिर्फ पे किया जाता है, अदरवाइज इरिडीमेबल डिबेंचर्स वो होते हैं दैट आर नॉट रीपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज रजिस्ट्रेशन। अगर मैं रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स डिफाइन करूँ डिबेंचर्स के, तो वी हैव रजिस्टर्ड और बियरर। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं दैट आर रजिस्टर्ड इन द कंपनीज रिकॉर्ड इन द नेम ऑफ द होल्डर, यानी कि होल्डर के नाम पर कंपनीज के रिकॉर्ड में उसको रजिस्टर्ड किया जाता है। प्रिंसिपल, उस डिबेंचर पर जो प्रिंसिपल है या जो इंटरेस्ट है जो पे किया जाता है रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर को, वो सारी चीज़ें उसके अंदर रिकॉर्ड में होती हैं। और जो ट्रांसफ़र ऑफ डिबेंचर होता है इस केस में वो रिक्वायर करता है कि ट्रांसफ़र डीड को भी एग्जीक्यूट किया जाए, राइट। और बियरर डिबेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो यहाँ पर वो डिबेंचर्स होते हैं दैट आर नॉट रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी इन द नेम ऑफ द होल्डर, यानी कि वो रजिस्टर्ड नहीं होते कंपनी के रिकॉर्ड्स में होल्डर के नाम पर। उसके बाद अगर मैं बात करूं कन्वर्टेबिलिटी की, तो कन्वर्टेबिलिटी में आपके पास दो आते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनको आप शेयर्स में इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर कोई डिबेंचर का अमाउंट है, इफ अ पार्ट ऑफ द डिबेंचर अमाउंट इज कन्वर्टेबल इनटू द इक्विटी शेयर, तो उस केस में वो पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहलाते हैं। और अगर वो फुली कन्वर्टेड होते हैं तो उन्हें फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर कहा जाता है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो शेयर्स में कन्वर्ट होते ही नहीं,
राइट। तो इस चीज़ का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। अब मुझे थोड़ा सा आपको बताना है कि डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होती है और बैलेंस शीट में डिबेंचर को कहाँ हम डिस्क्लोज करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको आगे आपको बताती हूँ। नाउ डिबेंचर ट्रस्ट डीड, डिबेंचर ट्रस्ट डीड, डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होती है। अगर मैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड के बारे में बात करूं तो कंपनी इशू करती है जब डिबेंचर्स पब्लिक को, तो रिक्वायरमेंट क्या होती है कि उसे ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ता है, ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करनी पड़ती है और ये जिम्मेदारी होती है ट्रस्टी की कि वो डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे थ्रू दी पावर ग्रांटेड बाय दी ट्रस्ट डीड। तो ट्रस्ट डीड को जो है एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको आपने इस तरीके से समझना है। तो हम क्या लिखेंगे, कंपनी इशूइंग डिबेंचर टू पब्लिक। जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है पब्लिक को तो क्या चाहिए, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी। तो टू अपॉइंट ट्रस्टी, ट्रस्टी को अपॉइंट करना है और क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। क्या एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करना है ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। जब ट्रस्ट डीड को आप एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा, ये जिम्मेदारी होगी ट्रस्टी की कि वो डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। जो कि ट्रस्ट डीड के द्वारा जितनी भी पावर्स हैं, जो भी पावर्स दी गई हैं, उन पावर्स के थ्रू डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, ये जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए ट्रस्ट डीड को बनाया जाता है। चलिए अब डिस्क्लोजर देखते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर इन दी बैलेंस शीट। डिस्क्लोजर ऑफ, इट्स सी, ये क्या है, ये सी है, सी है ये। डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैसे हम डिस्क्लोज करते हैं, क्योंकि डिबेंचर कंपनी की एक बोरोइंग होती है जिसे हम लाइबिलिटी कहते हैं, इसीलिए इसको इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ में शो किया जाता है। तो हम कहाँ पे इसको शो करेंगे, they are shown in the equity, they are shown in equities and liabilities part of the balance sheet, right? और डिबेंचर्स अगर इशू किए जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए तो वो शो किए जाते हैं इधर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में अंडर दी हेड नॉन करेंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म बोरोइंग में अंडर दी हेड करेंट लाइबिलिटी। ये डिपेंड करता है डिबेंचर्स के टेन्योर पर, टाइम पीरियड पर, जिस डेट से वो इशू हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकेंड पॉइंट में अगर मैं बात करूँ, अगर मैं कहती हूँ कि जो डिबेंचर है उसको यदि इशू किया जाता है, इशू में दो हैं, फॉर लॉन्ग टर्म और फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म और फॉर शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या करेंगे हम, लॉन्ग टर्म में हम लिखेंगे इसको, जो शो करेंगे हम इसको शो करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में शो करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग अंडर दी हेड नॉन करेंट लाइबिलिटी, अंडर दी हेड नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, राइट। ये चीज़ याद रखनी है आपने। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए मैं बात करूँ तो शॉर्ट टर्म में क्या करेंगे हम, शॉर्ट टर्म के लिए अगर होगा तो हम इसको लिखेंगे, शो करेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स अंडर दी हेड ऑफ करंट लाइबिलिटी,
करंट लायबिलिटी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इस तरीके से हम डिबेंचर को हम डिस्क्लोज़ करते हैं, राइट। अब उसके बाद हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करनी है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के दौरान अब हम पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर, जहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक एंट्रीज़ बताऊंगी। हम दो तरीके से करते हैं, एक बार करते हैं लंप सम, एक करते हैं हम इंस्टॉलमेंट में। तो अगर हम इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो क्या एंट्री होगी और लंप सम में करेंगे तो क्या एंट्री होगी, तो वो हम एक बार देख लेते हैं, राइट। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे मैं आपको थोड़ा ही ओवरव्यू दूंगी। जो मेरा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगी। यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ इशू ऑफ डिबेंचर जो हम कर रहे हैं फॉर कैश, तो उसमें क्या जर्नल एंट्री होगी और कैसे कैसे हम इसको करेंगे। तो डिबेंचर जब हम कैश के लिए इशू करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम 3 तरीके से शेयर्स डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं। एट पार, हम पार पर भी इशू कर सकते हैं। एट प्रीमियम, हम प्रीमियम पर भी कर सकते हैं। और एट डिस्काउंट, हम डिस्काउंट पर भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने पहले जो शेयर चैप्टर था उसमें डिस्काउंट पर हमने शेयर्स को इशू नहीं किया था। वहाँ पे एक्सेप्शन था कि अगर स्वीट इक्विटी शेयर होगा तो ही हम उसको डिस्काउंट पर इशू करेंगे, वरना हम डिस्काउंट पर इशू नहीं करते, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं पार के बारे में बात कर रही हूँ तो पार का मतलब क्या है कि जो उसकी फेस वैल्यू है उसी पर उसको इशू किया जा रहा है, ठीक है ना। और अगर मैं मतलब कि 100 है तो 100 पर ही उसको करा जा रहा है। अगर मैं प्रीमियम की बात करूं, इसका मतलब ये है कि जो डिबेंचर इशू किया गया है वो उस प्राइस पे किया गया है जो उसके फेस वैल्यू से ज़्यादा है। अगर उसकी फेस वैल्यू 100 है, उसकी फेस वैल्यू 100 है, यहाँ पर उसकी फेस वैल्यू 100 थी, उसको इशू भी 100 पर ही किया गया जो उसका इशू प्राइस रखा, ठीक है। इशू प्राइस जो रखा, यहाँ 100 है फेस वैल्यू, लेकिन जो उसको इशू किया गया जो उसका इशू प्राइस है वो मोर देन 100 है, लेट्स से 125, तो दिस इज़ द केस ऑफ प्रीमियम। इसी तरीके से अगर मैं डिस्काउंट की बात करूँ तो 100 क्या है, उसका फेस वैल्यू है, लेकिन जो उसको इशू किया गया जो उसका इशू प्राइस है वो लेस देन फेस वैल्यू, लेट्स सपोज 90, तो दिस इज़ द केस ऑफ द डिस्काउंट। Well, Companies Act 2013 has not specified the maximum discount that can be allowed on the debentures, right? So, company may decide the discount to be allowed on debenture. Discount on issue of debenture is debited to the account of discount on issue of debenture. यानी कि Companies Act 2013 कोई स्पेसिफाई नहीं करता मैक्सिमम डिस्काउंट डेट कैन बी अलाउड ऑन डिबेंचर्स। हाँ, लेकिन जब हम डिबेंचर को इशू करते हैं डिस्काउंट पर तो हम एक अकाउंट टाइटल देते हैं उसको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम पर, ठीक है। तो यदि हम लमसम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, लमसम हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो क्या जर्नल एंट्री होती है और इंस्टॉलमेंट पे क्या होती है वो हम देख लेते हैं। तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ना अब थोड़ा सा आपको रिकॉल करना पड़ेगा शेयर चैप्टर, प्रीवियस जो चैप्टर एंट्रीज थी। तो अभी मैं आपको जो बता रही हूँ एंट्रीज़, ये मैं लमसम में बता रही हूँ, इंस्टॉलमेंट पे नहीं बता रही हूँ। अभी मैं आपको लमसम में बता रही हूँ, यानी कि जो आपको अमाउंट मिल रहा है वो एक साथ मिल रहा है, ठीक है। तो जो आपकी पहली एंट्री होगी वो क्या होगी, जब आप एप्लीकेशन मतलब जब आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी तो आप क्या करोगे, तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, ये अकाउंटिंग जर्नल एंट्री हम कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट राइट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अगर आप याद करो तो इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में हम क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट करते थे। बट क्योंकि हम डिबेंचर चैप्टर कर रहे हैं तो यहाँ पे शेयर वर्ड की जगह पर क्या आ जाएगा, डिबेंचर वर्ड आ जाएगा, और हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। जो हमारी सेकेंड एंट्री होगी, जो पहली एंट्री थी वो तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की थी, अब हमें डिबेंचर्स को अलॉट करना है। तो डिबेंचर अलॉट करने की हमारी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, जो भी उसका स्पेसिफिक परसेंटेज है वो लिख के, टू डिबेंचर अकाउंट। दैट मीन्स कि जो भी आपको एप्लीकेशन में अमाउंट रिसीव हुआ, अब आपने डिबेंचर्स अलॉट कर दिए तो आपकी ये एंट्री होने वाली है, ठीक है। यदि अगर आपको कुछ एक्सेस में मिल गया और आप उसको अब रिटर्न करना चाहते हो तो रिटर्निंग की एंट्री क्या होगी आपकी, रिटर्निंग की एंट्री होगी आपकी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट। आप जब रिफ़ंड करोगे वो एक्सेस मनी, तो आप बैंक अकाउंट के थ्रू उसको, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करके आप उसको क्या कर देंगे, रिफ़ंड कर देंगे। तो ये हमारी एंट्री होती है लमसम के लिए, ठीक है। लेकिन जब हम डिबेंचर इशू करते हैं, जब हम इशू करते हैं डिबेंचर्स को और हमें इंस्टॉलमेंट पर कॉल वाइज अगर हमें अमाउंट रिसीव होता है, तो क्या बेसिक जर्नल एंट्री होगी वो भी हम देख लेते हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा रिकॉल हो रहा होगा कि शेयर चैप्टर पे भी हम ऑलमोस्ट मैम ऐसी एंट्री करते थे, वही हमें यहाँ पे भी करने को मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब मैं आपको लमसम के बाद इंस्टॉलमेंट की भी एंट्री आपको बता देती हूँ किस तरीके से करनी है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, देन मूविंग टू द नेक्स्ट एंट्रीज। अब हम करेंगे इंस्टॉलमेंट पर, ठीक है। अभी तक हमने जो किया वो लमसम किया था, अब जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इंस्टॉलमेंट पर। तो सबसे पहली एंट्री जो हमें अमाउंट रिसीव होगी तो हम करते हैं, तो वो होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ऑलवेज रिमेंबर कि जो प्रीवियस चैप्टर था इशू ऑफ शेयर, वहाँ पे हम क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करते थे। हेयर व्हाट वी हैव रिटन, हेयर वी हैव रिटन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, दैट मीन्स जो हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है, ठीक है। अभी उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम डिबेंचर्स को अलॉट कर रहे हैं, तो हमारी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू स्पेसिफिक जो हमारा परसेंटेज है टू डिबेंचर अकाउंट, ये हमारी सेकेंड एंट्री होगी। फिर थर्ड एंट्री हमारी होगी, अगर हमारे को कुछ भी एक्सेस में मिला और अगर हम आगे आने वाली कॉल पर उसको एडजस्ट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। याद आ रहा है ना कि जब हमें एक्सेस में मिलता था तो हम क्या करते थे, शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करते थे। अभी हम यहाँ पे शेयर डिबेंचर अलॉटमेंट में करेंगे। एंड फर्दर अगर हम रिटर्न करते थे तो हम क्या करते थे, तो हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। इस तरीके से हम रिटर्न की भी एंट्री करेंगे। मैं कंपैरिजन करके बताऊं, अगर कंबाइन करूं मैं, अगर इसको इन एंट्रीज़ को अगर मैं कंबाइन करूं तो मैं क्या करूंगी, पहली एंट्री तो मैं करूंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ये तो मुझे करनी ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। अगर उसके अलावा मुझे एक साथ करनी है अगर एडजस्टमेंट की और फर्दर रिटर्न की, तो मैं क्या करूँगी, जैसे मैं शेयर चैप्टर में किया करती थी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। आप याद करो प्रीवियस चैप्टर में हम क्या करते थे, हम लिखते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यानी कि शेयर एप्लीकेशन पे हमें अमाउंट रिसीव होता था, फिर हम उस शेयर एप्लीकेशन अमाउंट को किस में ट्रांसफ़र करते थे, शेयर कैपिटल में। लेकिन अब हम डिबेंचर एप्लीकेशन के अमाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, डिबेंचर में। प्रीवियस चैप्टर में हम जो भी फर्दर हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता था हम उसको आगे आने वाली कॉल पर एडजस्ट करते थे, लाइक शेयर अलॉटमेंट, यहाँ हम करेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट। फर्दर अगर बचता था तो क्वेश्चन में कहा जाता था या हम करते थे रिफंड या रिजेक्ट, तो टू बैंक करते थे, यहाँ भी हम कर रहे हैं टू बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन तो सेम है। अगर आप अलग अलग करोगे, आपने डिबेंचर में पैसा ट्रांसफ़र किया तो ये एंट्री होगी, डिबेंचर अलॉटमेंट में एडजस्ट किया तो ये होगी, रिफ़ंड किया तो ये होगी, और अगर आपने कंबाइन एंट्री की तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये भी हम जो कर रहे हैं ये इंस्टॉलमेंट में ही कर रहे हैं हम। इंस्टॉलमेंट में हमने डिबेंचर एप्लीकेशन पर हमें अमाउंट रिसीव्ड हुआ एंड देन उसके बाद हमने उसको फर्दर एडजस्ट किया और उसको रिफ़ंड किया। अब हम अलॉटमेंट मनी को मंगा रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो उसकी क्या फर्दर एंट्री होगी वो देखते हैं। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हमारी जो फर्दर एंट्री होगी ये होगी हमारी डिबेंचर अलॉटमेंट मनी को हम कॉल्ड अप कर रहे हैं, तो हमारी एंट्री होगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू स्पेसिफिक परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, ये हमने अलॉटमेंट मनी कॉल्ड अप किया। फिर नेक्स्ट एंट्री होगी जिसमें हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होगी, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। उसके बाद अगर हम कॉल मनी फर्दर कॉल्ड अप कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, डिबेंचर कॉल अकाउंट
डेबिट जो भी पर्टिकुलर कॉल होगी जो ड्यू होगी वो टू स्पेसिफिक परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट एंड फर्दर अब हमें अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा कॉल पर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल अकाउंट, इस तरीके से हम करेंगे। ऑलवेज़ रिमेंबर कि इन केस अगर हमारी एक कॉल से ज़्यादा कॉल मंगवाई जाती हैं तो कॉल अकाउंट को उसके अकॉर्डिंगली हम टाइटल्ड करते हैं। हम लिख सकते हैं डिबेंचर फर्स्ट कॉल, डिबेंचर सेकंड कॉल एंड लास्ट में डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल या सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो इस तरीके से हम इसकी एंट्रीज़ कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा ना कि ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज़ तो एक करी हुई हैं, ये एंट्रीज़ मिलती जुलती हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारी एंट्रीज़ हैं ये। आगे जो इसके बाद का मेरा जो पार्ट होगा वीडियो का, वहाँ पे मैं आपको इनके क्वेश्चंस कराऊंगी, इनकी एंट्रीज़ कराऊंगी और फिर वीडियो को और आगे पार्ट वाइज बनाते हुए आपको अलग अलग टॉपिक पर किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना, लाइक अदर देन कैश है तो कैसे उसकी जर्नल एंट्री करेंगे, क्या उसका ट्रीटमेंट होगा, या फिर इशू ऑफ शेयर इशू ऑफ डिबेंचर है, डिबेंचर आपने इशू किया अदर देन कैश तो, या आपने डिबेंचर इशू किए पार पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर तो क्या होगा, या फिर रिडम्पशन के केसेस हैं जो हमारे केसेस 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो कैसे होंगे, वो मैं आपको पार्ट वाइज बताती जाऊंगी, ठीक है। सो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें और मेरी आगे आने वाली वीडियोस को भी देखें और जो वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ उनको भी देखिएगा तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। यदि आपको किसी तरह का कोई डाउट है या कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको भेजिए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।